प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षा सदन बोधपुर में हार्दिक अभिनंदन है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th यानी कि कक्षा 10 का विज्ञान विषय में विद्युत धारा चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपको इससे जुड़े कुछ मेन पॉइंट जो है वो रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है बच्चों। विद्युत धारा में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है विद्युत आवेश। ठीक है बच्चों, विद्युत आवेश किसे कहते हैं? विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, कौन सा, जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसे Q से लिखते हैं, इसे छोटे q से लिखते हैं। इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक कूलाम होता है। ठीक है बच्चों, इसका जो सूत्र है वो होता है Q बराबर Ne, जहाँ पर N बराबर है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E बराबर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा। बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की मात्रा होती है E, उसकी वैल्यू होती है -1.6 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विद्युत आवेश के प्रकार, यानी कि इसके प्रकार। विद्युत आवेश के प्रकार। विद्युत आवेश जो होते हैं बच्चों वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनात्मक आवेश, नंबर 2 ऋणात्मक आवेश। बच्चों, धनात्मक आवेश वो होते हैं, जैसे मान लो कोई वस्तु है, ये वाली वस्तु है या कोई पदार्थ है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी। जिस भी पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है हम कहते हैं कि ये धनावेशित है। ठीक है बच्चों, और इसके विपरीत जब किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो हम कहते हैं कि ये तत्व या ये वस्तु या ये पदार्थ ऋणावेशित है। ठीक है बच्चों, एक ऋणावेश एक धनावेश को
अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, दोनों एक दूसरे को खींचते हैं। एक धनावेश तथा दूसरा धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर दूर भगाते हैं। इसी प्रकार एक ऋणावेश दूसरा ऋणावेश को भी प्रतिकर्षित करेगा, दूर दूर भगाएगा। सिर्फ एक कंडीशन होगी, विपरीत आवेश। विपरीत आवेश में ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जब एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, जब भी विपरीत आवेश होंगे तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे की तरफ दौड़ेंगे। ठीक है बच्चों। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों इस चैप्टर में, विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा की जो परिभाषा है बच्चों उसको आप नोट कर लो, मैं बोल रहा हूं। किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है। रिपीट कर रहा हूं, दोबारा से बोल रहा हूं। किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है। इसे I से लिखते हैं, इसे I से लिखते हैं तथा इसका मात्रक एम्पियर होता है, जिसे A से लिखते हैं, एम्पियर को A से लिखते हैं। ठीक है बच्चों। इसका सूत्र होता है I बराबर Q/T, जहाँ पर I क्या है, ये विद्युत धारा है, ये विद्युत धारा है। Q आवेश की मात्रा है, आवेश की मात्रा, और T लगने वाला समय, यानी कि जितने समय में ये आवेश की मात्रा प्रवाहित हुई है वो वाला समय। इसका मात्रक बच्चों एम्पियर होता है, I का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है बच्चों। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है, अगला बिंदु जो है वो है विद्युत विभव। वो है विद्युत विभव। विद्युत विभव की परिभाषा लिख लो बच्चों। जब किसी धनावेश को अनंत से मानते हैं, चलो पहले परिभाषा लिख लो। जब किसी धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है बच्चों, मैं इसको समझा देता हूँ। जैसे मानते हैं ये हमारा विद्युत क्षेत्र है और यहाँ पे कोई अनंत पे ये प्लस का बिंदु आवेश है, तो इस बिंदु आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है वो कार्य ही विभव के बराबर होता है, यानी कि वो कार्य ही विभव के बराबर होता है। ठीक है बच्चों। विभव को V से लिखते हैं, विभव को किससे लिखते हैं, V से लिखते हैं। इसका जो सूत्र होता है वो होता है V बराबर W/Q। विभव का जो सूत्र होता है बच्चों वो होता है V बराबर
W अपॉन क्यू। इसका जो मात्रक है बच्चों, इसका जो मात्रक है वो होता है जूल जूल पर कूलाम बच्चों, जूल पर कूलाम। ठीक है बच्चों, इसे वोल्ट भी कहते हैं, इसे वोल्ट भी कहते हैं। इसका दूसरा मात्रक क्या है बच्चों? वोल्ट भी कहते हैं, इसका दूसरा मात्रक है वोल्ट। अब नेक्स्ट बच्चों, अब क्या है? अब है विद्युत विभवांतर। अब है बच्चों विद्युत विभवांतर। इसका मतलब क्या हुआ? विभव का जो अंतर हुआ किन्हीं दो बिंदुओं पर, मानते हैं ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, यहाँ पे विभव वी ए है और यहाँ पे विभव वी बी है। तो इन दोनों का विभवांतर कितना होगा? इन दोनों के विभव के अंतर को, यानी कि विभवांतर हो जाएगा, विभवांतर, ये गलत आ गया, विभवांतर बराबर होगा वी ए माइनस वी बी। ठीक है बच्चों, तो किन्हीं भी दो बिंदुओं पर उपस्थित विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अगर हम इसे विभवांतर को डेल्टा वी से लिखे तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। ठीक है बच्चों, ये जो हमारा विभव है हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, V बराबर होता है W अपॉन क्यू। तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा V जो होता है वो होता है बच्चों W अपॉन क्यू। मात्रक इसका विभव के समान रहेगा, यानी कि विभव का जो मात्रक होता है वही मात्रक विभवांतर का होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। विद्युत प्रतिरोध। अगला बिंदु है बच्चों विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है बच्चों? इसकी परिभाषा लिख लो। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, चालक का प्रतिरोध कहलाता है। इसे R से लिखते हैं। प्रतिरोध को किससे लिखते हैं बच्चों? प्रतिरोध को लिखते हैं R से। और ये क्या करता है? मानते हैं ये एक हमारा चालक है, इसमें कोई धारा प्रवाहित हो रही है, धारा। तो ये प्रतिरोध क्या काम करेगा? इस धारा को बहने से रोकेगा, यानी कि इसके प्रवाह को रोक देगा, धीमा कर देगा। तो धीमा करने की जो विधि है ये किसके द्वारा होती है? ये प्रतिरोध के द्वारा होती है। ठीक है बच्चों, तो प्रतिरोध का जो सूत्र होता है वो होता है R बराबर V अपॉन आई। ये जो प्रतिरोध का सूत्र आया है बच्चों, ये आया है ओम के नियम से। ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है बच्चों? वो कहता है V बराबर आई आर, यानी कि किसी परिपथ में प्रवाहित विभव की मात्रा सदैव धारा के समानुपाती होती है। ये ओम का नियम है। और R क्या है? R ये एक नियतांक है जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट, अब हम इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों। न्यूमेरिकल में इसने कहा है
एक परिपथ का विभवांतर प्रवाहित धारा का दुगना है, यानी कि न्यूमेरिकल है बच्चों ये। इसने कहा है एक परिपथ का विभवांतर, यानी कि जो इसका विभवांतर है प्रवाहित धारा का दुगना है। धारा ये है हमारी, मानते हैं धारा जो है x है, तो विभवांतर कितना हो जाएगा 2x। तो परिपथ के प्रतिरोध की गणना करो, तो हमें R निकालना है बच्चों। R क्या होगा हमारा, तो हमने अभी पढ़ा है R बराबर V अपॉन I। R बराबर V अपॉन I, तो ये सब वैल्यू रख दो। V कितना है 2x, I कितना है x, इससे कट गया तो बच गया कितना 2। और बच्चों R का जो मात्रक होता है वो होता है ओम। ओम को हम इस संकेत से लिखते हैं, ठीक है बच्चों। तो परिपथ का जो प्रतिरोध होगा R बराबर होगा 2 ओम। ये हो गया बच्चों इसका न्यूमेरिकल। अब बच्चों प्रतिरोध किस किस चीज पर निर्भर करता है, यानी कि प्रतिरोध की निर्भरता किस किस चीज पर यह निर्भर करता है प्रतिरोध। नंबर 1 लंबाई पर, नंबर 1 लंबाई पर, ठीक है बच्चों। जितना चालक की लंबाई अधिक होगी ये उतना ही अधिक होगा, यानी कि ये चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। जितना लंबा होगा चालक प्रतिरोध का मान उतना ही अधिक होगा। नंबर 2 क्षेत्रफल के नंबर 2 है बच्चों क्षेत्रफल के, यानी कि जो भी प्रतिरोध होगा वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर क्षेत्रफल अधिक होगा तो प्रतिरोध कम होगा, अगर क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध का मान अधिक होगा बच्चों। नंबर 3 पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है बच्चों। अलग अलग पदार्थ का प्रतिरोध का मान अलग अलग होता है, ठीक है बच्चों। किसी पदार्थ का प्रतिरोध का मान कम होता है और किसी का प्रतिरोध अधिक होता है। नेक्स्ट बच्चों नंबर 4 ताप पर, ताप पर भी इसका मान निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ बच्चों प्रतिरोध जो है वो ताप के अनुक्रमानुपाती हुआ। अगर ताप बढ़ा तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा, अगर ताप घटा तो प्रतिरोध का मान भी घटेगा। तो ये तो हो गया बच्चों प्रतिरोध की निर्भरता, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आया है इसमें बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं बच्चों। विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है किसी चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा क्षेत्रफल के, अभी हमने पढ़ा था जो चालक का प्रतिरोध है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती, नंबर 1। नंबर 2 हमने पढ़ा था उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है बच्चों। ये दो हमारी इक्वेशन बनी है। अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड कर दूं तो ये आ जाएगा
R समानुपाती होगा L/A के। इस समानुपात के नियम को हटाने के लिए हमें एक नियतांक की आवश्यकता होगी, जिसे हम ऐसे लिखेंगे R बराबर रो L/A। ठीक है बच्चों, ये एक रो है, इसको हम रो से बोलते हैं, रो नियतांक है। इसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं बच्चों, इसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं बच्चों रो को। ठीक है बच्चों, अब एक एग्जाम्पल करते हैं, इसका उदाहरण करते हैं, न्यूमेरिकल टाइप में है बच्चों। न्यूमेरिकल में इसने क्या कहा है, इसने दिया है दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई, यानी कि लंबाई जो है वो L है, तथा A मोटाई, और जो उसकी क्षेत्रफल है, मोटाई है, उसकी मोटाई है बच्चों वो A है। A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, और जो इसका प्रतिरोध है बच्चों R वो 4 ओम है। इसी पदार्थ के, अब दूसरी स्थिति में दिया है इसने, इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई क्या है बच्चों, लंबाई तो हमने हाफ करी है, आधी हो गई है, तथा मोटाई डबल कर दी, और इसकी मोटाई हमने 2A कर दी, डबल हो गई बच्चों। अभी हमने क्या पढ़ा है, यहाँ से हमने सूत्र पढ़ा है R बराबर रो L/A। अगर मैं इसको इस तरह से मान लूँ, ये कंडीशन फर्स्ट है और ये कंडीशन सेकंड है, तो फर्स्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 बराबर रो L1/A1। ये रो क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि ये तो उसी पदार्थ का है, तो किसी विशेष पदार्थ के लिए उसका विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग स्थितियों में समान रहता है बच्चों। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण 1। दूसरी स्थिति में ये हो जाएगा R2 रो L2/A2। ये हो गई हमारी समीकरण 2। इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दो, R1/R2 बराबर, रो से तो रो कट जाएगा, तो L1/L2, और ये हो जाएगा A2/A1। तो बच्चों इनके मान रख दो। अब यहाँ पे जगह कम है, तो इसका मान मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो R1 का मान कितना है हमारा, 4 है। R2 का मान हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, L1 का मान कितना है, L है, और A2 का मान कितना है, 2A है। अच्छा जी, और हमारा कितना, L2 का मान है हमारा आधा, यानी कि L/2 है। और किसका मान चाहिए हमें, A1 का। A1 का मान कितना है, A है, तो A से A कट गया, L से L कट गया, और ये दो ऊपर पहुंच गया, तो ये हो गया 4/R2 बराबर 4। ठीक है बच्चों, अब इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर ले जाओ, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, R2 बराबर 1 ओम हो जाएगा। R2 का मान बच्चों 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। आगे बच्चे है ओम का नियम। अब है बच्चों ओम का नियम। बच्चों ये है इम्पोर्टेंट, ये तो आएगा ही 100% इस बार 2022 में। ओम का नियम, ओम के नियम के अनुसार क्या है बच्चों, इसे लिख लो, किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली धारा, किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली धारा उस तार के सिरों के मध्य
उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात V अनुक्रमानुपाती I। ठीक है बच्चों, अगर मैं इस अनुक्रमानुपाती को हटाने के लिए एक नियतांक लिखूं, V बराबर हो जाएगा I R। R जो है यहाँ पे एक नियतांक है बच्चों, एक नियतांक है, इसका मान फिक्स रहता है और हम इसे प्रतिरोध कहते हैं, इसे हम प्रतिरोध कहते हैं बच्चों। तो ओम के नियम से क्या हो गया बच्चों, ओम का नियम हो गया V बराबर I R। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट है, अब इसमें आगे क्या आता है, प्रतिरोधों का संयोजन। अब बच्चों अगला पॉइंट जो है वो है प्रतिरोधों का संयोजन। ये है बच्चों प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है बच्चों, प्रतिरोध जो होते हैं बच्चों वो दो प्रकार से जोड़े जाते हैं। नंबर एक श्रेणी क्रम में, नंबर दो समांतर क्रम में। नंबर दो समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम की बात करते हैं बच्चों फर्स्ट, तो श्रेणी में क्या होता है, श्रेणी क्रम जैसे मानते हैं हमारा ये प्रतिरोध है R1 और ये दूसरा प्रतिरोध है हमारा R2 और ये तीसरा प्रतिरोध है हमारा R3। ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है बच्चों, तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा, जो तुल्य प्रतिरोध होगा बच्चों वो कितना होगा, उसको हम मान लेते हैं R। तो वो हो जाएगा बच्चों R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर। जो तुल्य प्रतिरोध होगा बच्चों वो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब नेक्स्ट, अब बात करते हैं नंबर दो समांतर क्रम की। समांतर क्रम की, समांतर क्रम में कैसे जुड़ते हैं बच्चों, मानते हैं हमारे पास तीन प्रतिरोध है, ये हमारा है R1 और दूसरा जो प्रतिरोध है वो है हमारा R2 और तीसरा जो प्रतिरोध है बच्चों वो है हमारा R3 और ये हमने इस तरह से जोड़ दिए। इस तरह का जो क्रम होता है, इस तरह का जो जोड़ होता है उसे हम समांतर क्रम कहते हैं बच्चों। अब समांतर क्रम में जो इनका तुल्य प्रतिरोध होगा बच्चों, तुल्य प्रतिरोध वो R होगा बच्चों। और ये हम कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हमारा समांतर क्रम का सूत्र हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, हमने क्या पढ़ लिया इसमें, ओम का नियम पढ़ लिया और प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ लिया। अब बच्चों इसका एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल में क्या दिया है इसने एक परिपथ दिया है। परिपथ इस तरह से है, ये मैंने प्रतिरोध बनाया, ये दूसरा प्रतिरोध है और ये तीसरा प्रतिरोध है। ये बच्चों 10 ओम का है और ये 6 ओम का है और बच्चों ये है 4 ओम का। ये है बच्चों 4 ओम का। अब इसने पूछा है दिए गए परिपथ में 10 ओम, 6 ओम तथा 4 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है। परिपथ के स्वतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो हम जानते हैं बच्चों क्या, जब भी श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा
तो तुल्य प्रतिरोध होगा R, और R बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 के बच्चों। तो R बराबर हो गया हमारा 10 प्लस 6 प्लस 4 यानी कि 20 ओम। ये इसका उत्तर हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, एक दूसरा उदाहरण करते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल है इसका। उसमें इसने क्या कहा है, उसमें इसने कहा है चित्र के परिपथ आरेख में मान लीजिए प्रतिरोध R1 R2 R3, यानी कि हमारे पास 3 प्रतिरोध है R1 R2 और R3 के मान क्रमशः 10 ओम, 20 ओम और बच्चों 30 ओम। ये हमारे 3 प्रतिरोध हो गए, 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम, तथा इन्हें 20 वोल्ट की बैटरी से, यानी कि इनका जो विभव है जिससे जोड़े गए हैं वो 20 वोल्ट है बच्चों। इनको 20 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। तो फर्स्ट में क्या कहा है इसने, फर्स्ट में इसने पूछा है प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान बताइए। तो सब में धारा का मान बताना है कितना होगा, प्रत्येक में अलग अलग। ठीक है बच्चों, तो हमने सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था, I बराबर V अपॉन R। ठीक है बच्चों, तो हम अब R1 के लिए निकालेंगे। R1 के लिए, R1 के लिए हो जाएगा बच्चों I1, विभव कितना है 20, R1 कितना है 10, तो कट के कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। यानी कि जो 10 ओम का प्रतिरोध है उसमें जो धारा का मान है वो है 2 एम्पियर। ठीक है बच्चों, अब R2 के लिए निकालते हैं। R2 के लिए, R2 के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, I2 धारा मान ली हमने, विभव का मान 20 है, प्रतिरोध का मान कितना है 20 है, तो काट के आ गया बच्चों 1 एम्पियर। यानी कि जो R2 में प्रवाहित धारा है उसका मान 1 एम्पियर होगा बच्चों। अब पुनः R3 के लिए, R3 के लिए तो मानते हैं जो धारा का मान होगा वो I3 होगा, विभव का मान दिया है 20 वोल्ट और R3 का मान दिया है 30, तो ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3 एम्पियर। चाहो तो इसको आप पॉइंट में लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब इसने ये 2 पॉइंट हो गए, ये पहला पॉइंट हो गया हमारा, फर्स्ट में इसने ये पूछा था। अब सेकंड पॉइंट, सेकंड में इसने कहा है परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान। तो कुल धारा कितनी हो गई बच्चों, कुल धारा, कुल धारा हो गई बच्चों इसका, इसका और इसका जोड़, यानी कितना हो जाएगा 2 + 1 + 2/3। तो बच्चों 3 LCM हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 + 3 + 2, तो कितना होगा 6 और 3 9 और 2 11/3 एम्पियर। तो कुल धारा कितनी हो गई 11/3 एम्पियर। अब बच्चों इसका थर्ड पार्ट, तीसरे पार्ट में इसने क्या कहा है, परिपथ का कुल प्रतिरोध परिकलित कीजिए, यानी कि कुल प्रतिरोध निकालना हमें बच्चों, कुल प्रतिरोध। ठीक है बच्चों, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा, कुल प्रतिरोध है ये सारे समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम के लिए सूत्र हमने पढ़ा है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये R3 है बच्चों। तो 1/R बराबर कितना हो जाएगा बच्चों,
1/10, 1/20, 1/30। तो एलसीएम कितना आ गया बच्चों? एलसीएम आ गया 60। ये लो, एलसीएम आ गया 60। तो 6 + 3 + 2, तो कितना आ गया बच्चों? 6 और 3 9 और 2 11, 11/60। तो ये पलट के लिखना है हमें, क्योंकि ये पलटना है। तो R बराबर हो गया बच्चों 60/11 ओम। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट का आंसर आ गया बच्चों। इस प्रकार ये कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब कुछ न्यूमेरिकल करते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, दूसरी वीडियो में।